अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। अब बढ़ते हैं थीम डेवलपमेंट के इस कोर्स में आगे। तो इस कोर्स में हम ज़रा थीम के मुख्तलिफ़ सेक्शंस के लेआउट को मैनेज करना और जो है वो पेजिनेशन और कस्टम हेडर्स वगैरह लगाना सीखेंगे। जैसे कि अभी आप देखें कि सबसे पहले पेजिनेशन देख लेते हैं। हमने क्या किया था, index.php के ऊपर ये तमाम हमारी पोस्ट जो हैं वो लोड हो रही हैं। तो आपने देखा होगा ब्लॉग्स के ऊपर, वेबसाइट्स के ऊपर जहाँ पर पोस्ट लोड हो रही होती हैं उसके नीचे आपको पेजिनेशन नज़र आती है। इस थीम में चूँकि हमने पेजिनेशन ऐड नहीं की तो इस वक्त हमारी जो पोस्ट हैं, जो अगर आप वर्डप्रेस की सेटिंग्स में रीडिंग में आए तो आप देखें यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं या बाय डिफ़ॉल्ट सेट होती हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पोस्ट जो है वो एक पेज पर जो डिस्प्ले हो रही होती हैं। तो यहाँ से अभी हमारी जो लिमिट लगी है 5, उतनी पोस्ट शो हो रही हैं, लेकिन जो बकाया पोस्ट हैं बाकी की वो हमारे पास शो नहीं हो रही। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपनी पोस्ट के नीचे पेजिनेशन डिस्प्ले करवाना सीखते हैं। और पेजिनेशन डिस्प्ले करवाने के लिए वर्डप्रेस ने बड़ा सिंपल सा फंक्शन दिया हुआ है जिसके लिए आपको कोई खपने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली जहाँ पर आपकी पोस्ट जो है वो एंड हो रही हैं उसका कंटेनर, उसके बाद आप PHP का एक टैग लगाएं और यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एक नया डिव क्रिएट कर लेते हैं इसके लिए, जिसमें हम पेजिनेशन रखेंगे अपनी, ताकि हम उसको बाद में स्टाइल भी कर सकें। और इसको मैं रो लगा लेता हूँ और मार्जिन लेफ़्ट और मार्जिन राइट जो है वो 0 कर देता हूँ। और अब यहाँ पर हम वर्डप्रेस का जादुई फंक्शन लगाते हैं जो कि यहाँ पर ऑटोमेटिकली पेजिनेशन दे देगा। उसके लिए एको करते हैं, क्योंकि वो फंक्शन जो है वो सिर्फ रिटर्न करना होता है वैल्यू, तो हम उसको एको या प्रिंट करते हैं। फंक्शन है हमारे पास पेजिनेट लिंक्स। आप सिर्फ इस फंक्शन को लगाएंगे और अपनी वेबसाइट के होम पेज को रीलोड करते हैं तो आप देखें आपके पास यहाँ पर पेजिनेशन आ गई है। और अगर आप क्लिक करें तो ये अब नेक्स्ट पोस्ट आ गई हमारे पास। और अगर आप प्रीवियस पे क्लिक करेंगे तो ये अब आपके पास प्रीवियस पोस्ट जो हैं वो आ गई। और प्रीवियस करते हैं तो हमारे पास मज़ीद पोस्ट जो हैं वो, यानी कि ये हम इस वक्त पहले पेज पर दोबारा से वापस आ गए। ओके, अब हम इसको थोड़ा सा पेजिनेशन को स्टाइल कर लेते हैं, क्योंकि वो ये तो वर्डप्रेस ने सिंपली जो लिंक्स हैं वो पेजिनेशन के आउटपुट कर दी हैं। इसको स्टाइल आपने अपनी थीम में CSS के ज़रिए करना होता है। तो हम इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह का है। आप देखें कि सिंपल href लिंक्स जो हैं वो उसने आउटपुट किए हैं आपके पास। और हम क्या करेंगे कि अब इसको थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं CSS के ज़रिए। उसके लिए हम फुटर में ही आ जाते हैं या हम पोस्ट में ही यहाँ पर पेजिनेशन कर लेते हैं। थोड़ा सा हमने स्टाइल किया है, इसको देखते हैं इसका प्रीव्यू। तो आप देखें ये हमारे पास जो है वो लिंक आ गए। इसको थोड़ा सा मज़ीद स्टाइल करते हैं। और इसमें एक चीज़ ये है कि जो एक्टिव लिंक होता है वो, चूँकि वो लिंक जो एक्टिव होता है पेज या जिस पेज के ऊपर आप हैं 2, 3, 4 या कोई भी, तो वो एज ए HRF नहीं होता बल्कि वो एक स्पैन बन जाता है। और स्पैन के ऊपर उसको उन्होंने क्लास लगाई हुई है जिनमें जो है वो पेज नंबर्स और उसके साथ करंट की क्लास लगी होती है। पेज नंबर्स की क्लास जो है वो आपके पास जो है वो सारे लिंक्स के ऊपर आ रही होती है, लेकिन ये जो है स्पैन इसके ऊपर भी ये लगी होती है। तो जो करंट होगा वो एक स्पैन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि वो क्लिकेबल नहीं होता। जाहिर सी बात है, जिस पेज के ऊपर आप मौजूद हो तो वो ऑटोमेटिकली आप पेजिनेशन आप बहुत सी वेबसाइट्स पर देखते हैं तो वो क्लिकेबल नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, एक के साथ इसको भी इंक्लूड करवाते हैं ताकि इसका भी स्टाइल जो है वो
हमारे बाकी href लिंक्स की तरह का हो, लेकिन हम करंट को डिफ्रेंशिएट करने के लिए थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल कर देंगे। और इसमें हम कलर भी लगा लेते हैं अपने लिंक्स का, और इनको हम लेफ़्ट राइट से मार्जिन भी दे देते हैं। तो आप देखें आपके पास ये पेजिनेशन के लिंक आ गए, और अब जो है वो यहाँ पर हम जो करंट है इसको थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल कर देते हैं। इसका सिंपली हम बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं ताकि पता लगे कि ये दूसरों से मुख्तलिफ है। इस तरह से आप अपनी मर्ज़ी से इसकी स्टाइलिंग कर सकते हैं जिस तरह से आप चाहें। तो मैं जो है वो मेरा मकसद आपको इस फंक्शन को इस्तेमाल करना बताना था। उसके बाद अब मूव ऑन करते हैं पेजिनेशन लगाने के बाद। अगर हम देखें तो अब हमारी पेजिनेशन काम कर रही है। ओके, हमारी पेजिनेशन जो है वो काम कर रही है। ये देखें प्रीवियस नेक्स्ट के ऑटोमेटिकली बटन यहाँ पर आ जाते हैं। तो प्रीवियस करते हैं। अब हम बढ़ते हैं थीम डेवलपमेंट में एक और कस्टम जो है वो ऑप्शन की तरफ, वो होती है कस्टम हेडर्स की। उसमें क्या होता है कि आप अपनी थीम में ये फीचर डाल सकते हैं कि डिफरेंट पेजेस के लिए यूज़र जो है वो कस्टमाइज़र से एक इमेज सेट कर सके। जैसे कि अगर आप हेडर में यहाँ पर कोई स्टैटिक इमेज डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं और उसके साथ कुछ टेक्स्ट डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, तो आप कस्टम हेडर की ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप उसको आप अपने पेजेस के अंदर भी लगा सकते हैं। तो हम पहले उस फंक्शन को लगाना सीखते हैं, कस्टम हेडर को इम्प्लीमेंट करना सीखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि उनको पेजेस वगैरह में या कहाँ पर उसको हम आउटपुट कर सकते हैं। उसके लिए आपको याद होगा थीम की फंक्शंस की फ़ाइल है हमारे पास। थीम में जो भी फंक्शनैलिटी या फीचर्स आप बना रहे होते हैं वो आप functions.php में उसके जो फंक्शंस हैं या उसका कोड जो है वो आप लिखते हैं। इसमें आपको याद होगा कि हमने थीम सेटअप का एक फ़ंक्शन बनाया था, यानी कि जब थीम सेट कुछ जो है वो सपोर्ट्स थीम में ऐड करने के लिए, तो कस्टम हेडर की भी आपको थीम में सपोर्ट ऐड करनी पड़ती है। कस्टम हेडर की सपोर्ट ऐड करने के लिए आप सिंपली फंक्शन लगाते हैं ऐड थीम सपोर्ट का, ये हमारे पास आ गया। और यहाँ पर आप उस सपोर्ट का नेम देते हैं जो आपने ऐड करनी हो। उसका नेम है हमारे पास कस्टम हेडर। अब ये इसमें आप मज़ीद आर्गुमेंट्स पास करते हैं जिससे आप इस कस्टम हेडर की कुछ सेटिंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं। उन आर्ग्यूमेंट्स को कैसे आप डिफ़ाइन करेंगे, यहाँ पर हम आर्ग्स आपने एरे की सूरत में देने होते हैं। इसके लिए एक एरे क्रिएट कर लेते हैं। और यहाँ पर अब इसकी कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं जो आप असाइन कर सकते हैं। सबसे पहले आप इसमें जो असाइन करते हैं इसको वैल्यू, वो होती है डिफ़ॉल्ट इमेज की। अब ये क्या करता है, इस वैल्यू से क्या होगा कि अगर तो यूज़र ने कोई इमेज सेट नहीं की हुई तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो एक इमेज कस्टम हेडर में आपके पास जो आप सेट करेंगे वो अवेलेबल होगी, ताकि यूज़र जो है वो उसी को यूज़ कर ले, या जो है वो अपनी इमेज भी यूज़र लगा सकता है। तो उसको लगाने के लिए आपको फंक्शन याद होगा कि अब इमेज जो है वो मैंने सबसे पहले आपको बता दूं कि इमेज देखें, मैंने थीम के डायरेक्टरी में इमेजेस में एसेट्स में ये दो इमेजेस रखे हुए हैं, हेडर 1 और header2.jpg के नाम से। तो हम क्या करते हैं कि हम header 1 को बाय डिफ़ॉल्ट सेट करने के लिए आपको याद होगा कि हमने गेट टेम्पलेट डायरेक्टरी URI का फंक्शन इस्तेमाल किया था, क्योंकि हमने यहाँ पर डिफ़ॉल्ट इमेज का पाथ प्रोवाइड करना होता है। इसमें पाथ प्रोवाइड करने के लिए गेट टेम्पलेट डायरेक्टरी URI ये फंक्शन, क्योंकि मेरे पास एक एक्सटेंशन इंस्टॉल है इस एडिटर की, तो कुछ फंक्शंस जो है वो वर्डप्रेस के ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। लेकिन आप जो है वो इन फंक्शंस को, इन बेसिक फंक्शंस को याद रखें ताकि आपको जो है वो याद रहें कि कौन सा फंक्शन जो है वो, क्योंकि ये सारी बेसिक्स हैं थीम डेवलपमेंट के दौरान में, तो ये बेसिक फंक्शन आपको ज़ुबानी याद होने चाहिए।
गेट टेम्पलेट डायरेक्टरी यूआरआई के बाद हम जो है वो इसको कंकैटिनेट करते हैं। अब चूँकि हमने वैल्यू टाइप करनी है उसके लिए एसेट्स के स्पेलिंग करेक्ट कर लूँ, उसमें img और उसमें header1.jpg हमारे पास इमेज है। तो ये हमने इसको डिफ़ॉल्ट इमेज असाइन कर दिया। उसके बाद आप इसको विड्थ भी असाइन कर सकते हैं कि इमेज की डिफ़ॉल्ट विड्थ जो है वो क्या हो। तो मैं उसको कर देता हूँ 1920 और उसके बाद आप डिफ़ॉल्ट हाइट सेट कर सकते हैं, वो मैं सेट कर देता हूँ लेट्स सपोज 400। ओके, उसके बाद इस इमेज की हाइट या विड्थ को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए दो जो है वो पैरामीटर्स आप पास करते हैं, दो वैल्यूज़ इसको असाइन करते हैं। वो होती है फ्लेक्स विड्थ, इसकी वैल्यू आप ट्रू और फॉल्स में देते हैं कि आप जो है वो ऑटोमेटिकली वर्डप्रेस को ऑप्शन देना चाहते हैं कि वो इसकी हाइट और विड्थ को ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिव रखें, मैनेज करें। और फ्लेक्स हाइट भी हम कर देते हैं ट्रू। तो ये जो है वो हो गई इसकी कुछ ऑप्शंस। और इसके बाद एक और हमारे पास इसकी वैल्यू होती है जो हम पास कर सकते हैं, वो होती है डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट कलर। क्योंकि जो है वो हेडर में, कस्टम हेडर में यूज़र के पास टेक्स्ट ऐड करने की भी ऑप्शन होती है जो इमेज के साथ डिस्प्ले होता है, तो उसका भी आप डिफ़ॉल्ट कलर यहाँ पर सेट कर सकते हैं। लेकिन इस कलर को आप कोट्स में देंगे, इसको डायरेक्टली जैसे हमने विड्थ और हाइट की वैल्यूज़ दी हैं इस तरह से आप नहीं देंगे, इसको आप कोट्स में देंगे और आप सिंपली कलर की वैल्यू देंगे। इसके साथ हैश वगैरह जो है वो नहीं लिखेंगे, आप सिंपली कलर की वैल्यू दे देंगे। जैसे कि मैं अगर 000 करता हूँ तो ये नॉन है ब्लैक कलर के लिए। इसको सेव करता हूँ और अब हम ज़रा जाते हैं अपनी थीम के कस्टमाइज़र में, पैनल्स में, कस्टमाइज़र में। तो यहाँ पर आप देखें आपके पास हेडर इमेज, जैसे ही आपने हेडर इमेज के ऑप्शन पर क्लिक किया तो आप देखें यहाँ पर आपने जो हमने इमेज का पाथ दिया था ये ऑटोमेटिकली इमेज आ गई। और यहाँ पर अगर आप इमेज करंट हेडर में ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट इमेज, अगर आप नई इमेज को लगाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से फाइल अपलोड करके, जैसा कि मैं थीम के फोल्डर में हूँ जिसमें हमने हेडर की इमेजेस सेव की हुई हैं, उसमें एसेट्स के फोल्डर में इमेजेस में ये आप देखें, यहाँ से अगर मैं दूसरा हेडर सेट करता हूँ, सिलेक्ट एंड क्रॉप की आपके पास ऑप्शन आएगी। चूँकि हमने बताया हुआ है कि हमारे हेडर की जो इमेज की विड्थ और हाइट है वो 1920x400 रखना चाह रहे हैं हम, तो ये अब आप क्या करता है कि ऑटोमेटिकली उस हाइट का एक बॉक्स बनाकर दे देता है जिसमें आप उसको जो डिफ़ॉल्ट असाइन होता है, अगर आप स्किप क्रॉपिंग करते हैं तो ये ओरिजिनल साइज़ की इमेज जो है वो उसको उठा लेगा। तो लेकिन हम इसको क्रॉप कर लेते हैं। अब ये इमेज लग गया, लेकिन इमेज यहाँ पर चेंज हो गया है। हमने यहाँ पर क्योंकि थीम में जैसे आपने देखा होगा मेन्यूज़ रजिस्टर किए, विजेट्स रजिस्टर किए, तो रजिस्टर करने के बाद डैशबोर्ड में अपीयर तो हो जाते हैं, लेकिन आपकी थीम की लोकेशन में आपने बताना होता है कि भाई यहाँ पर कस्टम हेडर या जो भी आप कस्टमाइज़र के थ्रू या डैशबोर्ड से चीज़ लेकर आना चाह रहे हैं, आप उसको किसी फंक्शन के थ्रू बताते हैं कि यहाँ पर उसकी वैल्यू को आउटपुट करो। तो मैं इसको फ़िलहाल पब्लिश नहीं करता, मैं इसको सिर्फ रीलोड करता हूँ और आपको बताता हूँ कि थीम में आप उसको लगाएंगे कैसे। तो उसके लिए index.php के ऊपर हम तमाम अपने जो कंटेंट है उससे ऊपर एक जो है ये आप देखेंगे ये रो थी जिसमें हमारी जो पोस्ट और साइड बार थी, हम यहाँ पर एक नई रो ऊपर क्रिएट करते हैं जिसको हम क्या देते हैं, लेट्स सपोज कस्टम हेडर। और इसमें
आपने जो फंक्शन इस्तेमाल करना होता है जो कि आपकी थीम को बताता है कि यहाँ पर कस्टम हेडर जो है वो उसको उसकी वैल्यू को आउटपुट करो, वो होता है गेट कस्टम हेडर। अगर हम अभी सिर्फ इसको सेव करें और यहाँ से रीलोड करके इसका प्रीव्यू लें तो देखते हैं हमारे पास कोई चेंज आया या नहीं। हमारे पास यहाँ पर कोई चेंज नहीं आया। वो इसलिए कि गेट कस्टम हेडर इमेज का फंक्शन बेसिकली आपके हेडर का डाटा रिट्रीव करता है, उसको प्रिंट या आउटपुट नहीं करवाता। अगर हम इसको प्रिंट आर करके देखें इस फंक्शन को, इसको सेव करता हूँ, यहाँ पर हम रीलोड करते हैं तो आप देखें यहाँ पर ये एक एरे प्रोवाइड करता है जिसमें मल्टीपल जो है वो वैल्यूज़ होती हैं, जिसमें सबसे पहले यूआरएल। ये क्या करेगा कि इमेज का यूआरएल इस फील्ड में मौजूद होता है। उसके बाद विड्थ का एट्रीब्यूट होता है और उसके बाद हाइट का एट्रीब्यूट इसमें, यानी कि हाइट की, विड्थ की वैल्यूज़ और इमेज का आपका यूआरएल और इमेज के थंबनेल का यूआरएल आपके पास इसमें मौजूद होता है। अगर मैं यहाँ पर यूआरएल दूं और इसको हम एको करें तो आप देखें आपके पास इमेज का यूआरएल प्रिंट हो रहा है। तो इस इमेज के यूआरएल को प्रिंट आपने कहाँ करना होता है, वो आपने करना है इमेज के टैग में। इमेज के टैग में सोर्स के एट्रीब्यूट में आप इसको प्रिंट करते हैं और अब देखिए आपके पास इमेज जो है वो आ गया। अब चूँकि वो बड़े साइज़ का है, हमारे कंटेनर से बाहर जा रहा है और हमने उसकी CSS स्टाइलिंग कोई नहीं की, इसलिए जो है वो हम इसकी CSS के थ्रू अगर स्टाइलिंग करेंगे तो ये हम इसको हेडर में फिट कर सकते हैं। लेकिन ये है एक क्विक आपको सिर्फ समझाने के लिए इस फंक्शन की फंक्शनैलिटी, लेकिन इस तरह से हम कस्टम हेडर जो है वो डिस्प्ले नहीं करवाते। वर्डप्रेस वालों ने इसकी पूरा कोड है वो दिया हुआ है इसके ज़रिए आप इसको डिस्प्ले करवाते हैं। उसके लिए IMG, क्योंकि हमने वर्डप्रेस के स्टैंडर्ड के हिसाब से थीम डेवलप करना है। वैसे तो आप ये वर्डप्रेस के जो फंक्शन जो वैल्यूज़ रिटर्न करते हैं आप उनके साथ PHP का आपका नॉलेज जो है वो रिक्वायर्ड होता है, आप उनके साथ जैसे मर्जी खेल सकते हैं, लेकिन आपने वर्डप्रेस के स्टैंडर्ड्स के अंदर रहना होता है। तो इमेज के सोर्स में आपने यहाँ पर हेडर इमेज का फंक्शन इस्तेमाल करना होता है। तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली जो आपके हेडर का कस्टम हेडर का इमेज है उसको डिस्प्ले करवा देगा। तो मैं रीलोड करता हूँ तो आप देखें रीलोड किया तो हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो सेम है कि हमने फंक्शन नेम चेंज, हमने जो मेथड है वो चेंज कर दिया, लेकिन स्टिल हमारे पास जो क्या कहते हैं इमेज है वो डिस्प्ले हो रहा है। इसलिए कि क्योंकि ये फंक्शन जो है वो कस्टम हेडर की इमेज को ऑटोमेटिकली डिस्प्ले करवाता है, तो आपको उसकी जो एरे है उसमें वैल्यू में घुस के जाने की, उसको ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद आप इस इमेज को हाइट और विड्थ जो है वो भी सेट कर सकते हैं। वो आप कैसे करेंगे, इसमें आप एको करेंगे गेट, वही जो फंक्शन हमने इस्तेमाल किया, गेट कस्टम हेडर, और फिर हम यहाँ पर विड्थ की फील्ड जो है वो उसको इस्तेमाल करेंगे। अगर रीलोड करें तो यहाँ से इंस्पेक्ट एलिमेंट करके आप देखें तो आपके पास यहाँ पर देखें विड्थ की वैल्यू जो है वो यहाँ पर आपके पास आ गई। और इसको ज़रा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा सिक्योर करने के लिए और हम क्या करते हैं कि वो हमारे पास वैल्यू जो है वो इंटीजर ही होनी चाहिए, तो हम ABS int जो है वो उसको PHP का जो फंक्शन है उसको इस्तेमाल कर लेते हैं।
ताकि ये इंटीजर वैल्यू जो है वो उसी को यहाँ पर इंटीजर फॉर्म में प्रिंट करे। अब यही काम हम करते हैं हाइट के साथ। और सिंपली यहाँ से हाइट का एट्रीब्यूट जो है वो, हाइट की वैल्यू जो है वो उसमें से उठा लेते हैं। और इसमें से ज़रा मैं इसके ऊपर आप क्लास भी यूज़ कर सकते हैं। क्लास हम इस्तेमाल करते हैं, बूटस्ट्रैप 4 हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके लिए img फ्लूइड की एक क्लास होती है जो क्या करती है, इमेज को रिस्पॉन्सिव बना देती है ऑटोमेटिकली। तो हम अभी इसको ज़रा पेज को मैं रीलोड करता हूँ, तो अब देखिए इमेज हमारा ऑटोमेटिकली अपने कंटेनर के अंदर एडजस्ट हो गया। चूँकि हम बूटस्ट्रैप इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम बूटस्ट्रैप को फुली इस्तेमाल करें। आप उसकी इमेज में अपनी कस्टम जो है वो CSS में जाकर उसको हाइट विड्थ 100% या इस तरह से चेपियाँ लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है वो बूटस्ट्रैप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उसकी क्लासेस जो है वो उसको स्टडी करें, बूटस्ट्रैप की एग्जांपल्स वगैरह उसकी डॉक्यूमेंटेशन कर, वहाँ से क्लासेस उठाकर उनको इस्तेमाल करें। तो यहाँ से मैं इसको हम CSS से थोड़ा सा अब इसके कंटेनर को थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं। उसमें यहाँ पर हम यहाँ से इसको मैं मार्जिन दे देता हूँ बॉटम से कुछ, तो आप देखें यहाँ पर हमारा जो हेडर है वो आ गया और उसके नीचे कुछ मार्जिन हमने CSS से दे लिया। तो ये है तरीका कस्टम हेडर लगाने का। और अब यहाँ से अगर हम चेंज करें, मैं इसको रीलोड करता हूँ और हेडर इमेज में जाता हूँ, यहाँ से जो है वो मैं ऐड न्यू इमेज करता हूँ और जो इमेज हमने अपलोड किया था मैं इसको यहाँ से इतना क्रॉप कर लेता हूँ और आप देखें ऑटोमेटिकली यहाँ पर इमेज जो है वो हमारे पास चेंज हो गया। अब यूज़र जो है वो क्या कर सकता है, अपने कस्टमाइज़र के थ्रू, जो भी यूज़र आपका थीम इस्तेमाल कर रहा है वो कस्टमाइज़र के थ्रू हेडर इमेज में जाकर यहाँ से जिस जगह पर आपने हेडर इमेज डिस्प्ले करवाया हुआ है वहाँ से वो हेडर इमेज अपनी मर्ज़ी का लगा सकता है। तो ये तो था तरीका कस्टम हेडर इमेज सेट करने का। इसको मैं अभी क्लोज़ करता हूँ और इसको रीलोड करते हैं। और अब जो है वो हम क्या करते हैं कि और अब हम देख लेते हैं डिफरेंट लेआउट्स को। डिफरेंट लेआउट्स में क्या सेटिंग्स जो हैं वो जहाँ पर आपने करनी होती हैं, उसमें अगर आप सिंगल पोस्ट को ओपन कर रहे हैं इस वक्त, तो आप देखें इस वक्त इसकी हालत ये है। और अगर आप सिंगल पोस्ट का लेआउट जो है वो मैनेज करना चाह रहे हैं और उसमें चीज़ें जो है वो अगर ऐड करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप single.php की फ़ाइल में अपना HTML मार्कर या जो भी आप करना चाह रहे हैं उस पोस्ट का लेआउट जो है वो अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एक कंटेनर बनाता हूँ, उसके अंदर जो है वो अपनी इस पोस्ट के कंटेंट को रखता हूँ और इसको मैं कोई क्लास दे देता हूँ। पोस्ट कंटेंट के नाम से। और यहाँ पर हम इसकी कुछ मज़ीद स्टाइलिंग कर लेते हैं, वो किस तरह से कि
तो ये हमने इसकी कुछ स्टाइलिंग जो है वो कर ली HTML और CSS के ज़रिए। आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो अपनी सिंगल पोस्ट का लेआउट जो है वो single.php में जाके मैनेज कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप कोई पेज ओपन कर रहे हैं तो उसकी स्टाइलिंग आप कहाँ से कर सकते हैं, वो आप page.php में जाकर अपना HTML स्ट्रक्चर जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो इस लेक्चर को यहाँ पर जो है वो वाइंड अप करते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम मज़ीद अपनी थीम डेवलपमेंट के कोर्स को आगे बढ़ाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।